गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो आपका लेसन 5 चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र सिद्धांत। ठीक, गुणसूत्र सिद्धांत, इसका दूसरा नाम होता है वंशागति का क्रोमोसोमवाद। वंशागति का क्रोमोसोमवाद। ठीक, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो आज हम ये जानेंगे कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। देखिए ये क्या है, वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम क्या है, गुणसूत्र सिद्धांत। ठीक, गुणसूत्र सिद्धांत। इसमें आपको सब कुछ गुणसूत्र के विषय में बताया गया है। ठीक, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र कैसे पृथक होते हैं, कैसे गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, गुणसूत्र पर जो वंशागत की इकाइयाँ लगी होती हैं जिनको जीन बोलते हैं, जीन क्या होता है, किसने जीन नाम दिया, तो ये सब आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। W.S. सटन एवं बावेरी, W.S. सटन एवं बावेरी 1902। ठीक, तो यहां पर ने कर लेंगे। ठीक, W.S. सटन एवं बावेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1902 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछाता है कि गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ठीक, या वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था W.S. सटन एवं बावेरी ने। ठीक, क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि समजात गुणसूत्र ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे से पृथक होते हैं कि जैसे कि जिस प्रकार एक संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण के दो भिन्न कारक एक दूसरे से पृथक होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र, पहले एक एक चीज देखते चलेंगे, भाषा को समझेंगे। क्या कह रहा है, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र जैसे कि हमने आपको बताया था कि मनुष्य में 23 जोड़ी, कितने, 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक, वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है, ठीक, जो 23वीं जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जो 23वीं जोड़ी होती है ये कहलाती है लिंग गुणसूत्र। तो इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, अर्थात XX ही होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो XX ही होते हैं, अर्थात समजात होते हैं। जबकि स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों में 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है, वो भी कैसी होती है, वो भी समजात अर्थात XX ही होती है। तो यही बताया गया है कि इन्होंने क्या देखा, समजात गुणसूत्र ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक, होते हैं कि जिस प्रकार एक संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण के दो भिन्न कारक एक दूसरे से पृथक होते हैं। अब देखिए, तो जो समजात गुणसूत्र है एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। कैसे पृथक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक संकर पीढ़ी में। अब संकर पीढ़ी क्या होती है, ठीक, संकर पीढ़ी का मतलब क्या होता है, जिसमें निषेचन के बाद दो भिन्न, जैसे एक लाल पुष्प वाला पौधा और एक सफेद पुष्प वाला पौधा। ठीक, एक सफेद पुष्प वाला पौधा है, तो ठीक, तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, हमने आपको आंसर बताया था। तो जब ये क्रिया करेंगे, तो ये जब निषेचन करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जो ये पौधा बना ये होगा तो लाल पुष्प वाला, लेकिन कैसा होगा, संकर होगा ये। ठीक, लाल पुष्प वाला कैसा होगा, संकर होगा। तो अब देखिए यही बात यहाँ पर बताई गई है कि समजात गुणसूत्र ठीक उसी प्रकार से पृथक होते हैं जैसे संकर पीढ़ी में। तो ये पीढ़ी कैसी हो गई, ये संकर पीढ़ी हो गई। संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण के दो भिन्न कारक एक दूसरे से पृथक होते हैं। जब इसमें युग्मक बनेंगे,
जब इसमें युग्मक निर्माण होगा, जब इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो देखिए एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर जीन होगा और एक स्मॉल आर होगा। जो युग्मक बनेगा एक कैपिटल आर का बनेगा और एक स्मॉल आर, दोनों कैसे हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। कैपिटल आर बिल्कुल अलग हो गया, स्मॉल आर बिल्कुल अलग हो गया। तो यही बताया गया है इसमें कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो ठीक उसी प्रकार से पृथक हो जाते हैं जैसे संकर पीढ़ी में, जैसे संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय, संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय जब जीन पृथक हो जाते हैं, ठीक, जो भिन्न कारक होते हैं एक दूसरे से, कारक कहें या युग्मक कहें, बात एक ही है, कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ठीक। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या है, अगुणित नर व मादा युग्मकों के केंद्रक के संयोजन से जायगोट में समजात गुणसूत्र पुनः जोड़े में आ जाते हैं। अब देखिए आपको बताएं, जैसे कोई एक नर है, ठीक, एक मादा एक मतलब फीमेल है, तो जब नर है, ठीक, नर जैसे 2n है और मादा भी कैसी है, 2n है, मतलब इसमें गुणसूत्र संख्या कैसी है, द्विगुणित है, ठीक। तो मादा और नर क्या बनाएंगे, ये युग्मक बनाएंगे, लेकिन युग्मक कैसे बनाएंगे, अगुणित बनाएंगे, ठीक। युग्मक कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन दोनों जगह हो जाएगा, तो जिससे युग्मक बन जाएंगे। तो क्या, अगुणित नर व मादा युग्मकों के केंद्रक के संयोजन से जायगोट में समजात गुणसूत्र। अब देखिए जैसे ही यहां पर युग्मक बने तो इसमें गुणसूत्र संख्या कैसी रह गई, आधी रह गई, आधी रह गई, मतलब गुणसूत्रों ने जोड़े नहीं बनाए हैं, मतलब आधे गुणसूत्र इसमें हैं और आधे इसमें हैं। तो वही बताया गया है कि अगुणित नर, ये नर का युग्मक है और ये मादा का, तो अगुणित नर व मादा युग्मकों के केंद्रक, ठीक, जो युग्मक है उनके क्या होंगे, केंद्रक होंगे, के संयोजन से जायगोट में। अब देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हुआ, निषेचन हुआ, अर्थात संयुग्मन हुआ। क्या हुआ, संयुग्मन हुआ, संयुग्मन हुआ। इस क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। तो क्या बनेगा, 2n जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, 2n, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, अगुणित नर व मादा युग्मकों के केंद्रक के, अगुणित नर व मादा युग्मकों के केंद्रक के संयोजन से जायगोट में गुणसूत्र पुनः जोड़े में आ जाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र यहाँ पर कैसे आ गए, जोड़े में हो गए। यहाँ पर कैसे थे, आधे आधे थे। भाई जब आधे गुणसूत्र होंगे तो जोड़ा कैसे बना लेंगे, वो जब आधे गुणसूत्र होते हैं तो जोड़ा नहीं बनाते हैं। जैसे ही जायगोट बना तो आधे माता से गुणसूत्र आया और आधे पिता से गुणसूत्र आकर यहाँ पर गुणसूत्रों ने क्या बना लिए, जोड़ा बना लिए। तो वही बताया गया यहाँ पर कि नर व मादा युग्मकों के इस केंद्रक के संयोजन से जायगोट समजात गुणसूत्र पुनः जोड़े में आ जाते हैं। अपने निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने कहा कि, अपने फिर से जब पूरा इन्होंने बताया और फिर उनके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष पर आधार बताया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ठीक। ये इतना आने के बाद फिर क्या बताया उन्होंने कि जो जीन होते हैं, कौन सी चीज, जीन, जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की ऐसी संरचना होती है, ठीक, ऐसे। तो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र पर क्या स्थित होते हैं, जीन से स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं, जीन से स्थित होते हैं। गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार, गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र वंशागत से संबंधित सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं। मतलब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं और इन्होंने क्या कहा, इसको गुणसूत्र सिद्धांत दिया। और उन्होंने बताया कि इसके अनुसार जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वही वंशागत के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इन्होंने क्या बताया, गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो वंशागत से संबंधित, जो वंशागत की जो सूचनाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, अर्थात सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं, ठीक। तो क्या इसका मतलब है कि जो गुणसूत्र सिद्धांत क्या बताता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो वंशागत की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अर्थात गुणसूत्र का काम क्या है, वंशागत की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देना, ठीक। आगे क्या, फिर सटन के अनुसार,
सटन के अनुसार क्या है, सटन के अनुसार, ये तो गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार हो गया। सटन के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र पर एक से अधिक आनुवंशिक कारक स्थित होते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर क्या स्थित होते हैं, तो आनुवंशिक कारक स्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनुवंशिक कारक स्थित होते हैं। तो जो आनुवंशिक कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स। तो जोहानसन एक वैज्ञानिक थे, कौन, जोहानसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको क्या कहा, जीन्स कहा। ठीक, जो आनुवंशिक कारक होते हैं गुणसूत्र पर, तो जोहानसन ने उनको क्या कहा, जीन्स कहा। गुणसूत्र पर जीन्स भी जोड़े में पाए जाते हैं। देखिए, जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं तो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर जो जीन्स होंगे वो जीन्स भी क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक, प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन नर से तथा दूसरा जीन मादा जनक से प्राप्त होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो आधे गुणसूत्र माता से आते हैं तो आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। ठीक, तो टोटल गुणसूत्र हो जाते हैं जाइगोट में। अब क्या होता है, जिससे फिर जाइगोट में गुणसूत्र के जोड़े बन जाते हैं। तो जब गुणसूत्र पर जोड़े बन जाते हैं तो जो आधे जीन माता से आए हैं और आधे जीन जो पिता से आए हैं, तो उन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो जो जीन्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, जोड़े में हो जाएंगे। तो जो जोड़ा गुणसूत्र, जब गुणसूत्रों का जोड़ा होता है तो जीन्स का भी जोड़ा हो जाएगा। और जीन्स का जो जोड़ा होता है उसमें आधे जीन कहाँ से आएंगे, आधे जीन नर से आएंगे और आधे जीन मादा से आएंगे। ठीक, तो आधे जीन, यही बताया गया है कि आधे जीन मतलब नर अर्थात पिता से प्राप्त होते हैं और आधे जीन मादा अर्थात माता जनक से प्राप्त होते हैं। सूत्री विभाजन के समय, जब इनमें सूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन के समय जीन्स के एलील भी पृथक होते हैं। ठीक, जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के लक्षण के लिए होते हैं। जैसे काला रंग, गोरा रंग, सफेद रंग, लाल रंग, तो जो जीन्स होते हैं एक विशेष प्रकार के लक्षण के लिए होते हैं। ठीक, और उन लक्षणों को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स। जैसे यहाँ पर जो लाल पुष्प है तो ये क्या है, ये है लक्षण। ठीक, जो लाल पुष्प है ये क्या है, ये लक्षण है। और जो इसके लिए जो ये जीन्स माने गए हैं, जो जीन्स ये माने गए हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। ठीक, ये होते हैं एलील। मतलब जो ये लक्षण लाल पुष्प होते हैं, तो जो ये लक्षण के आधार पर ही जो माना जाता है उसे क्या बोलते हैं, एलील। तो यही लिखा हुआ है कि सूत्री विभाजन के समय जीन्स के एलील भी पृथक होते हैं। ठीक, जीन्स के एलील भी पृथक होते हैं और क्रोमैटिड्स के साथ संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब क्रोमैटिड्स क्या होता है, ठीक, क्रोमैटिड्स क्या होता है, जो गुणसूत्रों के जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। ठीक, जैसे गुणसूत्र जो है तो गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, तो जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। तो सूत्री विभाजन के समय जीन्स के एलील भी पृथक होते हैं और क्रोमैटिड्स के साथ, मतलब जो एलील और जीन्स होते हैं वो क्रोमैटिड्स के साथ संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। जब गुणसूत्र पहुंच रहा है तो जीन भी पहुंचेगा और जब जीन पहुंचेगा तो एलील भी पहुंचेंगे। ठीक, अब क्या है, निषेचन के बाद गुणसूत्र तथा जीन पुनः जोड़े बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर निषेचन हो गया, संगमन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट जब बन गया तो गुणसूत्र भी जोड़ा बना लेंगे और जब गुणसूत्र भी जोड़ा बना लेंगे तो जीन भी क्या कर लेंगे, जीन भी जोड़ा बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि जो गुणसूत्र है उसी पर तो जीन पाए जाएंगे। तो जब गुणसूत्र जोड़ा बनाएगा तो जीन भी जोड़ा बना लेंगे। तो वही लिखा हुआ है, निषेचन के बाद गुणसूत्र तथा जीन पुनः जोड़े बना लेते हैं। मॉर्गन ने वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया। तो जो मॉर्गन थे उन्होंने इसी के आधार पर क्या प्रस्तुत किया, जीन मत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, जीन मत प्रस्तुत किया। तो ये था आपका गुणसूत्री सिद्धांत। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्री सिद्धांत क्या है और किसने दिया है। इसमें सब आपको गुणसूत्र के विषय में बताया गया है कि सबसे पहले गुणसूत्र जो होते हैं पृथक होते हैं। किस प्रकार से पृथक होते हैं, जिस प्रकार से एक संकर जो पीढ़ी होती है जब उसके युग्मक बनते हैं तो वो पृथक होते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी पृथक हो जाते हैं। ठीक, और गुणसूत्र जब युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो गुणसूत्र जो है आपस में मिलकर जो है जोड़ा बना लेते हैं और ये जोड़ा कहाँ बनाते हैं, जाइगोट में बनाते हैं।
ठीक। फिर उसके बाद जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर जीन होते हैं, ठीक, जीन होते हैं, और जो जीन जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो जीन भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक। और जो जीन होता है वो एक एलील लक्षण के लिए होता है, और जब जीन्स किसी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो उसमें एलील भी पहुंच जाते हैं, ठीक। तो ये था आपका वंशागति का क्रोमोसोमवाद। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, ठीक, पूछिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।